नमस्कार दोस्तों, मैं विजय तिवारी। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द बुक्स सोसाइटी में, जहां हम आज की क्लास में सब्जेक्ट कोड BPSC 109 के चैप्टर नंबर 2 की बात करेंगे। जहां हमारे चैप्टर का नाम है राजनीतिक आधुनिकीकरण। जहां ये चैप्टर एग्जाम ओरिएंटेड बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और इस चैप्टर की वीडियो भी थोड़ी लेंथी रहेगी, तो आप वीडियो को पूरा ज़रूर सुनें ताकि इस चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन बनने हैं उन क्वेश्चनों के आंसर देने में आप सक्षम हो सकें। इसके अलावा यदि आपने मेरे चैप्टर नंबर 1 की वीडियो नहीं देखी है तो सबसे पहले उस वीडियो को जरूर देख लीजिए ताकि इस चैप्टर को समझने में कि आपके लिए आसानी हो। इसके साथ साथ यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल से जुड़ना ना भूलें। तो चलिए चैप्टर की शुरुआत करते हैं। हर चैप्टर की तरह इस चैप्टर में भी एक प्रस्तावना दी गई है, जहाँ ये प्रस्तावना थोड़ी सी महत्वपूर्ण है। इसमें ऐसे शब्द हैं जो हम अपने आंसर में यूज़ कर सकते हैं, इसलिए इस प्रस्तावना पर भी चर्चा की जाएगी। तो देखिए, राजनीतिक आधुनिकीकरण से हम क्या समझते हैं। तो जब हम आधुनिकता की बात करते हैं तब तक हम बात ये करते हैं कि हम पहले की परंपराओं को छोड़कर अब नई परंपराओं को अपना रहे हैं। तो हम कहेंगे क्या हम मॉडर्न हो रहे हैं, विश्व आधुनिकता की ओर बढ़ रहा है जब वो प्राचीन परंपराओं को छोड़ेगा और नई परंपराओं को अपनाएगा, केवल उन परंपराओं को जो समाज के विकास में सहायता करें। ऐसे में राजनीतिक आधुनिकीकरण क्या होगा, क्योंकि इसमें तो राजनीति वर्ड भी जुड़ गया है। तो राजनीति में जो पुरानी संस्थाएं थीं उनमें बदलाव होना चाहिए और नई संस्थाओं का निर्माण होना चाहिए। राजनीति का जो पहले प्रोसेस था उस प्रोसेस को ख़त्म करके अब नया प्रोसेस होना चाहिए। पहले राजतंत्र था, अब डेमोक्रेसी होनी चाहिए, यानी कि लोकतंत्र होना चाहिए। यानी कि राजनीतिक संस्थाओं में जो फेरबदल हो, राजनीतिक प्रणालियों में जो फेरबदल हो, तब हम कहेंगे कि जी हम राजनीति के आधुनिकता के रास्ते पर हैं। तो राजनीतिक आधुनिकीकरण के बारे में विभिन्न लोगों ने अपने क्या क्या विचार दिए हैं, यही हम इस चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं और यही हमारी प्रस्तावना भी कह रही है। जब आप प्रस्तावना को पढ़ेंगे तो वो यही कहेगा कि राजनीतिक आधुनिकीकरण शब्द का अर्थ जब हम समझते हैं तो ये कहता है कि हमारे राजनीतिक दृष्टिकोण में परिवर्तन होना चाहिए, राजनीतिक संस्थाओं में परिवर्तन होना चाहिए। जैसा कि जब हम राजनीतिक आधुनिकीकरण की बात करते हैं तो हमारी शुरुआत होती है वेस्टर्न पॉलिटिकल से, यानी कि पश्चिमी राजनीति से, क्योंकि ये माना जाता है राजनीतिक सुधारों की शुरुआत ही कहाँ से हुई है, पश्चिम से हुई है, यूरोपीय देशों से हुई है। और इसकी शुरुआत होती है 1950 के बाद। अच्छा, 1950 के बाद ही क्यों शुरुआत होती है ये भी मैं आपको बता दूं, हालांकि अगले पैराग्राफ में हम इसकी बात करेंगे। 1950 के बाद इसकी शुरुआत इसलिए होती है क्योंकि 1939 से 1945 तक सेकेंड वर्ल्ड वॉर चला। तो 1945 से पहले विश्व में दो महाशक्तियाँ थी, एक ब्रिटेन और एक फ्रांस। लेकिन 1945 के बाद राजनीतिक समीकरण बदल गए और दूसरे विश्व युद्ध ने ब्रिटेन और फ्रांस को तबाह कर दिया। और ऐसे में विश्व में अब दो नई और शक्तियाँ आई, एक सोवियत संघ और एक अमेरिका। और अमेरिका ने 1991 के बाद पूरे विश्व पर नियंत्रण कर लिया। तो इसलिए ये कहा जाता है कि राजनीति में जो आधुनिकता शुरू हुई है ना, वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद शुरू हुई है, दूसरे विश्व युद्ध के बाद शुरू हुई है, यानी कि 1950 के बाद शुरू हुई है। तो यहाँ प्रस्तावना हमें यही समझाने की कोशिश कर रही है। इसके अलावा प्रस्तावना हमें यह भी बताती है कि जब हम राजनीतिक आधुनिकीकरण की बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि समाज में उदारवाद होगा, यानी कि पूंजीवाद होगा। उदारवाद का मतलब होता है लिबरलिज्म, सरकार का हस्तक्षेप कम से कम हो। इसके साथ साथ धर्मनिरपेक्षता होगी, पॉलिटिक्स में ट्रांसपेरेंसी होगी, जो निर्णय लिए जाएंगे उसमें जनता की भागीदारी होगी, जो सरकार बनेगी उसमें भी जनता की भागीदारी होगी। इतना ही नहीं, राजनीति में धर्म का प्रभाव कम हो जाएगा, जो कि यूरोप में पहले बहुत ज़्यादा था, भारत में भी बहुत ज़्यादा था। लेकिन जैसे जैसे राजनीति आधुनिक होती गई, समाज आधुनिक होता गया, ये प्रभाव कम होने लगे। लोग लॉजिकल बातें करेंगे, पॉलिटिक्स का जो ज्ञान है वो उन क्षेत्रों तक भी पहुंचाया जाएगा जिन क्षेत्रों को राजनीति में रुचि नहीं है। जब हम कहेंगे ये सारी चीज़ें हो रही है तो हम कहेंगे राजनीति क्या हो रही है, आधुनिक हो रही है। ऐसा आपकी प्रस्तावना कहेगी। चैप्टर की शुरुआत यहाँ से होती है कि आधुनिकीकरण के दो सिद्धांत, एक विकासवादी और एक कार्यात्मक सिद्धांत क्या हैं। आधुनिकीकरण की जो थ्योरी है उसमें दो सिद्धांत, एक विकासवादी और एक कार्यात्मक सिद्धांत क्या हैं। तो सबसे पहले पैराग्राफ में वही वाली बात बताई जाएगी जो मैंने पहले से क्लियर कर दी है कि राजनीति का जो आधुनिकीकरण है वो कब से शुरू हुआ है, 1950 के बाद से। क्यों शुरू हुआ है, मैंने आपको बताया सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद विश्व में अमेरिका का वर्चस्व आता है और एक और बड़ी महाशक्ति होती है सोवियत संघ। ऐसे में ये दोनों जिन विचारधाराओं को ले जाएंगी आगे, ये समाज के लिए एक नई विचारधारा होंगी। क्यों, क्योंकि उससे पहले अधिकतर देश ब्रिटेन और फ्रांस के चंगुल में फंसे होंगे। ऐसे में ये सभी देश भी आज़ाद होंगे दूसरे विश्व युद्ध के बाद, और ऐसे में पूरे विश्व में एक नई दुनिया जन्म लेगी जिसे हम तीसरी दुनिया कहते हैं। तो पहली दुनिया का संबंध किससे होगा, अमेरिका। दूसरी दुनिया का संबंध किससे होगा, सोवियत संघ। और तीसरी दुनिया की बात होगी जो अल्पविकसित देश आज़ाद हुए हैं औपनिवेशीकरण से।
तो दूसरे विश्व युद्ध के बाद जो विश्व में घटनाएं घटी, उससे जो राजनीति में परिवर्तन आए, वो सारे परिवर्तन जो थे वही राजनीतिक आधुनिकीकरण कहलाता है। यहाँ से यहाँ तक पूरी यही बात करी गई है कि ब्रिटेन और फ्रांस तबाह हो गए थे, जर्मनी कमज़ोर हो चुका था, ऐसे में अमेरिका एक महाशक्ति बना, वो विश्व का एक नेता बनकर उभरा। ये सब बातें हमने कर ली हैं। अब देखिए, बात ये आती है, ये तो हुई आधुनिकीकरण की शुरुआत कहाँ से हुई, 1950 से। अब आधुनिकीकरण का विकासवादी सिद्धांत क्या है? तो आधुनिकीकरण का विकासवादी, देखिए आधुनिकीकरण के विकासवादी सिद्धांत में हम दो चीज़ों पर बात करते हैं। जब हम आधुनिकीकरण के विकासवादी सिद्धांत की बात करते हैं तो हमारी एक तो बात ये आती है औद्योगिक क्रांति की, और एक आती है बात 1789 में जो फ्रांसीसी क्रांति हुई। ये माना जाता है जब यूरोप में औद्योगिक क्रांति हुई, बड़े पैमाने पर मशीनीकरण शुरू हुआ, भाप से चलने वाले इंजन बनने लगे, फैक्ट्री और कारखाना पद्धति का इस्तेमाल शुरू होने लगा, नगरीकरण बढ़ने लगे, तो कहीं ना कहीं इसने समाज में एक नई व्यवस्था को जन्म दिया, समाज के पूरे आकार को बदल दिया, समाज की व्यवस्था को पूरी तरह बदल दी। किसने? ब्रिटेन में हुई औद्योगिक क्रांति ने। और यहीं से शुरुआत हुई आधुनिकता की, यहीं से शुरुआत हुई साइंस एंड टेक्नोलॉजी की। और जब समाज बदलता है तो राजनीति अपने आप बदल जाती है, क्योंकि समाज की जैसी जैसी डिमांड बढ़ती है ना, राजनीति का आकार भी वैसा वैसा बदलता जाता है। क्योंकि पहले चैप्टर हमने पढ़ लिया, संस्कृति पूरी तरीके से राजनीति को प्रभावित करती है, और यदि संस्कृति में चेंज आया है, समाज में चेंज आया है, सोसाइटी में चेंज आया है, तो डेफिनेटली पॉलिटिक्स में चेंज आएगा। अगर पॉलिटिक्स चेंज नहीं लाएगी अपने आप, तो समाज पॉलिटिक्स में चेंज ला देगा क्रांति के माध्यम से। तो यानी कि जब हम बात करते हैं आधुनिकीकरण के विकासवादी सिद्धांत की, तो इसमें सबसे पहली बात करते हैं हम औद्योगिक क्रांति की, जिसने समाज में बदलाव लाया और राजनीति में बदलाव लाया। और जब हम फ्रांसीसी क्रांति की बात करते हैं, तो फ्रांसीसी क्रांति ने पूरी दुनिया को 3 ऐसे वर्ड दिए जो एक इंसान होने के नाते सबको मिलने चाहिए। पहली चीज़ फ्रांसीसी क्रांति में ये आई, स्वतंत्रता की संभावनाओं को बल दिया कि हर एक व्यक्ति होने के नाते कम से कम स्वतंत्र होना चाहिए, मनुष्य होने के नाते स्वतंत्र होना चाहिए, ताकि वो अपने अंदर की एबिलिटी पूरे समाज के सामने ला सके। यदि किसी व्यक्ति को आप स्वतंत्र नहीं करोगे तो व्यक्ति की एबिलिटी समाज में नहीं आएगी, और जब तक व्यक्ति अपनी योग्यता का प्रचार प्रसार समाज में नहीं करेगा तो उसका विकास कैसे होगा। दूसरी बात, फ्रांसीसी क्रांति में समानता पर बल दिया गया कि जब तक आर्थिक रूप से व्यक्ति समान नहीं होगा ना, तब तक वो सामाजिक समान नहीं हो सकता, और ना ही राजनीतिक रूप से उसे समानता कभी मिलेगी। तीसरी चीज़, आपसी भाईचारे यानी कि बंधुत्व पर बल दिया गया। ऐसे में जब समानता और बंधुत्व की बात की गई, डेमोक्रेसी की बात की गई, तो बड़े पैमाने पर विभिन्न देशों ने, यूरोप के अन्य देशों में भी ये क्रांति फैलने लगी। हालांकि आधुनिक समाज बनने में सदियों लगे, और भारत जैसे देश तो अभी भी विकास के सिर्फ रास्ते पर चल रहे हैं। आज भी हम उतने ही फैनेटिक हैं। हालांकि समाज में चेंज आ रहा है, और एक दिन समाज में डेफिनेटली चेंज आएगा जब पूरा समाज एजुकेटेड हो जाएगा। तो खैर, आधुनिकीकरण के 2 सिद्धांत, एक विकासवादी और एक कार्यात्मक। तो विकासवादी सिद्धांत में हमने कितने की बात करी? 2। किस किस की? औद्योगिक क्रांति की और फ्रांसीसी क्रांति की। अब हम बात करेंगे किसकी? कार्यात्मक सिद्धांत की। देखिए, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सेकंड वन, चैनल के अबाउट में जाके आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, द बुक सोसाइटी के नाम से हमारा पेज है, और हमने टेलीग्राम लिंक भी दिया है। आप उस टेलीग्राम ग्रुप में भी ऐड हो सकते हैं, जहाँ पर आपको क्वेश्चन पेपर की PDF या अन्य जो सहायक सामग्रियाँ हैं वो आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी। इसके साथ साथ आपके कोर्स कोड कौन से हैं उसके हिसाब से वीडियो बनाई जाएगी। तो आप फटाफट से मेरे टेलीग्राम चैनल को ऐड कर लीजिए, और इंस्टा पे मुझे फॉलो ज़रूर कर लीजिए। तो देखिए, जब हम आधुनिकीकरण के कार्यात्मक सिद्धांत की बात करते हैं तो हमारे सामने जो सबसे पहला नाम आता है ना, वो आता है पार्सन्स। क्वेश्चन आएगा ही आएगा पेपर में, चाहे टिप्पणी करने के लिए आ जाए कि पार्सन्स का कार्यात्मक सिद्धांत बताइए। तो जब हम पार्सन्स की बात करते हैं ना, तो पार्सन्स एक जीव विज्ञानी थे, और इन्होंने पता क्या कहा? इन्होंने ये कहा कि जिस प्रकार इन्होंने मानव शरीर का, क्योंकि जीव विज्ञानी थे, तो इन्होंने मानव शरीर का क्या करा? एग्जाम्पल दिया, और ये कहा कि जिस प्रकार से मानव शरीर में जितने भी अंग हैं, चाहे आँख हो, चाहे नाक हो, चाहे जीभ हो, चाहे त्वचा हो, चाहे मस्तिष्क हो, हाथ हो, पैर हो, ये सारे अंग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और ये जो सारे अंग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ये एक दूसरे पर निर्भर हैं। अगर एक भी अंग एक्टिविटी कर रहा है तो अन्य अंगों को प्रभावित कर रहा है, ऐसा पार्सन्स कह रहे हैं। लेकिन उन्होंने ये एग्जाम्पल दिया किस संदर्भ में? राजनीति के। ऐसी राजनीति के जितने भी अंग हैं, चाहे कार्यपालिका हो, चाहे विधायिका हो, चाहे न्यायपालिका हो, चाहे प्रशासनिक स्तर हो, सारा एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, और वो एक दूसरे को क्या कर रहा है? प्रभावित कर रहा है। इसके साथ साथ समाज भी इन संस्थाओं को प्रभावित कर रहा है,
तो जिस प्रकार से मनुष्य के सारे शरीर के अंग एक दूसरे को प्रभावित कर रहे हैं, वैसे जो समाज विभिन्न लोगों से मिलकर बना है, समाज की जो संस्थाएं उन लोगों से मिलकर बनी है, समाज में जो अधिकारी वर्ग मिलकर बने हैं, ये सारे के सारे क्या है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर एक के ऊपर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा तो पूरा का पूरा सिस्टम हिल जाएगा। ऐसा कौन कह रहा है? पार्सन्स। तो पार्सन्स का कार्यात्मक सिद्धांत क्या है? तो आप बताओगे। पहले पार्सन्स एक जीव विज्ञानी थे और उन्होंने जीव विज्ञान की शाखा से मनुष्य का क्या करा है, एग्जाम्पल दिया है। कहा है कि मनुष्य के जो अंग हैं, जिस प्रकार से वो एक दूसरे को कंट्रोल करते हैं, एक दूसरे की क्रिया प्रतिक्रिया करते हैं, एक दूसरे से प्रभावित होते हैं, वैसी राजनीतिक संस्था में समाज और राजनीति एक दूसरे से प्रभावित होते हैं। समाज की सारी संस्थाएं और राजनीति की सारी संस्थाएं भी एक दूसरे से प्रभावित होती हैं, ऐसा पार्सन्स कह रहे हैं। इसके अलावा पार्सन्स ने 4 क्षेत्र बताए हैं यहाँ पर। अगर ये 4 क्षेत्र ना हो, ये 4 कार्य ना हो तो समाज मर जाएगा, राजनीति मर जाएगी। अगर समाज को जिंदा रखना है तो पार्सन्स कह रहा है ये 4 चीज़ें होनी ही चाहिए समाज में। पहली चीज़, जब हम अर्थव्यवस्था के विकास की बात करेंगे तो हम पर्यावरण के भी विकास की बात करेंगे। ये ना हो कि इकोनॉमी डेवलप करते करते हम आर्थिक संसाधनों को खत्म कर दें। दूसरा, सरकार जिन लक्ष्यों को बनाए उन लक्ष्यों की प्राप्ति भी करे, क्योंकि सरकार के लक्ष्य होते हैं सामाजिक कल्याण के लिए। लेकिन अगर सामाजिक कल्याण की पूर्ति सरकार नहीं कर पाएगी तो उन लक्ष्यों का क्या मतलब? ऐसे में समाज बिखर जाएगा। तीसरी चीज़ है समाज का एकीकरण। कानूनी संस्थाएं इस प्रकार से होनी चाहिए, धर्म द्वारा जितने भी कार्य किए जाएं वो इस प्रकार से होने चाहिए कि वो समाज को जोड़ें, ना कि तोड़ें। लेकिन हम राजनीति में क्या देखते हैं? हर समाज, राजनीतिक दल सब समाज को तोड़ने में लगे हैं। तो ऐसे में जब राजनीति स्वार्थी हो जाए ना, तो दार्शनिकों को सत्ता संभालनी चाहिए, ऐसा भी कहा गया है। तो इसलिए हमें शिक्षित होना है ताकि हम राजनीति को शुद्ध कर सकें भाई। चौथी चीज़ क्या है? विलंबता, यानी कि परिवार और शिक्षा द्वारा ऐसे कार्य किए जाएं जो इस पीढ़ी का तो रखरखाव करें और आने वाली पीढ़ियों का भी रखरखाव करें। तो ऐसे में पार्सन्स ने 4 कार्य बताए हैं कि समाज में ये 4 कार्य हमेशा होते रहने चाहिए, नहीं तो समाज मर जाएगा। इसके अलावा पार्सन्स ने क्या कहा है? पार्सन्स, ये क्वेश्चन अगर आ जाए, पार्सन्स का प्रतिमान चर बताइए। तो पार्सन्स ये कहता है कि जो पारंपरिक समाज है अगर वो आधुनिक समाज में आ रहा है, जो पारंपरिक समाज है अगर वो आधुनिक समाज में आ रहा है तो हम उसे कहेंगे कि पार्सन्स का ये सिद्धांत है। यानी कि पार्सन्स ने कुल मिलाकर ये बताया कि पारंपरिक समाजों को जब आधुनिक समाज से अलग किया जाता है तो प्रतिमान चर कहलाता है। और इसमें हम संस्कृति का अध्ययन करते हैं, जिसकी बात हमने पहले चैप्टर में कर ली थी। पार्सन्स प्रतिमान चर के लिए ना 5 ग्रुप बताता है। पार्सन्स ने अपने प्रतिमान चर में कितने ग्रुप बताए हैं? 5 ग्रुप, कि जहाँ पर प्राचीन समाज और आधुनिक समाज में क्या क्या अंतर हैं, ये हमें इन 5 ग्रुप से पता चलता है। जिसमें पहला ग्रुप पता क्या होता है? पहला चेंज क्या आता है? जो पुराने लोग हैं ना, वो इमोशंस उनके अंदर बहुत होता है, वो भावनात्मक रूप से जुड़े होते हैं। जबकि जो आधुनिक समाज होता है ना, ये भावनात्मक रूप से तटस्थ होता है। देखो, तटस्थता का अर्थ है अलग रहना। जैसे मान लो 2 देशों में युद्ध हो रहा है, हम अलग हैं तो तटस्थ हैं। ऐसी आज का समाज पता क्या हो गया है? पहले का समाज व्यक्तियों से जुड़ा हुआ था, इमोशंस थे उसके अंदर, फीलिंग थी, एक दूसरे की मदद करता था इंसान। लेकिन आज ना इमोशन तटस्थ हो गए, आज व्यक्ति अकेला रह रहा है, आज व्यक्ति पर्सनली सोच रहा है। बताया या इसमें आगे बताया कि जो पहले के लोग थे सामाजिक संबंधों में व्यक्तिगत नहीं थे, भावनात्मक थे, आमने सामने की बातचीत को बढ़ावा देते थे, मिलनसार थे लोग। लेकिन जब समाज चेंज हुआ, आधुनिक हुआ, तो पता क्या हो गया? व्यक्ति अवैयक्तिक हो गया है। आज वो अपने बारे में सोच रहा है, अलग रहने लगा है, अप्रत्यक्ष रूप से रहने लगा है। तो पहला ग्रुप क्या है? भावनात्मक बनाम भावनात्मक तटस्थ। तो भावनात्मक और भावनात्मक तटस्थ का मतलब क्या हो गया? कि प्राचीन काल में लोग इमोशनल थे, एक दूसरे से जुड़े हुए थे, एक दूसरे के संबंधों की कदर करते थे, मानवीय गरिमा का सम्मान करते थे। समय बीता और जब हम लोग आधुनिक हो गए तो केवल हम स्वार्थीपूर्ण उद्देश्यों की प्राप्ति करना चाहते हैं, केवल हम अपने अपने बारे में बात करना चाहते हैं। ये पहला समूह है। दूसरा समूह पता है क्या है? दूसरा समूह है बहुलवादी बनाम सार्वभौमिक। जो पारंपरिक समाज में थे लोग, वो एक ही ग्रुप से जुड़ना चाहते थे, एक ही समुदाय से जुड़ना चाहते थे, अपने ही गांव के लोगों से जुड़ना चाहते थे, उन लोगों से जुड़ना चाहते थे जिन लोगों को जानते हैं। लेकिन आधुनिक समाज में लोग किससे जुड़ रहा है? अज्ञात लोगों से, जिन्हें नहीं जानते। देखिए, मैं भी आपसे जुड़ा हुआ हूँ, मैं दिन में कोचिंग पढ़ाता हूँ तो उन बच्चों को मैं जानता हूँ बाय फेस, लेकिन मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको बाय फेस नहीं जानता। ये मॉडर्निटी है, क्योंकि अज्ञात लोगों के साथ, जिन्हें हम नहीं जानते, उनके साथ जब हम सहभागिता बढ़ाते हैं तो हम कहते हैं कि हम परंपरा से आधुनिक समाज की ओर बढ़ गए हैं। आज फेसबुक, इंस्टा, जितने भी सोशल साइट्स हैं, ये अज्ञात लोगों से जुड़ी हुई हैं। सारे व्यापारिक मुद्दे, जितने भी बड़े बड़े बिजनेस डील हो रही हैं, सब अज्ञात ही तो हैं। अब बात ये आती है, तीसरा ग्रुप कौन सा है? ये तो 2 ग्रुप हो गए।
तीसरा ग्रुप है सामूहिक अभिविन्यास बनाम आत्म अभिविन्यास। इसमें क्या होता है, पारंपरिक समाज, जो पारंपरिक समाज था हमारा, जो पुराना समाज था, इसमें लोग परिवार और समुदाय के प्रति वफादार थे। लेकिन आज आधुनिक समय में ना बंदों के अंदर लॉयल्टी नहीं है। आज बंदा अपनी प्रतिभा विकसित करने के लिए, अपना करियर बनाने के लिए अपने ही प्रोत्साहन पर जोर देता है, जबकि पहले व्यक्ति समाज को आगे बढ़ाने की बात करता था। सामाजिक प्राणी था व्यक्ति। बायोलॉजी लिखती भी है क्या कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। लेकिन आज हम अपना करियर बनाने के चक्कर में, अपने आप को विकसित करने के चक्कर में दूसरे का गला घोटने तक के लिए तैयार हैं। तो फिर हम किसके लिए करेंगे? कौन हमारी खुशी में खुशी होगा? प्रतिमान चर का जो चौथा समूह है वो है अभिलिखित बनाम उपलब्धि। पारंपरिक समाज में पता क्या होता था, एक व्यक्ति का मूल्यांकन कैसे किया जाता था कि उसकी स्थिति क्या है, वो किस परिवार में पैदा हुआ है, समाज में वो कैसा है, किस वंश में पैदा हुआ है, किस जाति का है। लेकिन आज बंदा पता क्या करता है, वो खुद अपने ज्ञान से अपनी इज्जत समाज में बनाता है। आज सोसाइटी ना ये नहीं देख रही कौन बंदा किस जाति में पैदा हुआ है, किस धर्म में पैदा हुआ है। आज सोसाइटी देख रही है बंदा कौन ज्ञानी है, किसकी आर्थिक स्थिति मजबूत है। और प्रतिमान चर का पांचवा जो समूह उसने बताया वो कार्यात्मक बनाम विशिष्ट संबंध से बताया है। पारंपरिक समाज में भूमिकाएं कार्यात्मक होती थी, लोग कर्मचारियों को काम पर रखते थे। लेकिन आज आधुनिक समाज में पता क्या है, कर्मचारी रखे जा रहे हैं और समय समय पर उन्हें ट्रेनिंग भी दी जा रही है और उनके कल्याण का भी ध्यान रखा जा रहा है। तो अगर क्वेश्चन आ जाए क्या कि पार्सन्स का प्रतिमान चर का सिद्धांत बताइए, तो आप बताएंगे पार्सन्स ने प्रतिमान चर को 5 भागों में बांटा है, जिसमें वो ये बता रहा है कि पारंपरिक समाज कैसा था और आधुनिक समाज कैसा है। आई होप सो आपको ये लेक्चर पूरी तरीके से समझ में आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो भी आप कमेंट करके बताइए, और आ रहा है तो भी आप कमेंट करके बताइए, और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। आगे चैप्टर में फिर से एक महत्वपूर्ण प्रश्न शुरू होता है कि राजनीतिक आधुनिकीकरण के विभिन्न दृष्टिकोणों का वर्णन कीजिए। तो राजनीतिक आधुनिकीकरण क्या है, ये बात हम समझ चुके हैं। सीधे इसके दृष्टिकोण की बात करते हैं, क्योंकि राजनीतिक आधुनिकीकरण की बात मैंने प्रस्तावना में पहले से ही कर दी है कि राजनीतिक आधुनिकीकरण का मतलब है एक ऐसा समाज जिसकी अर्थव्यवस्था, जिसकी राजनीति, जिसकी संस्कृति एक दूसरे से जुड़ी हुई है और वो लगातार निरंतर विकास करती जा रही है। समाज में बहुत सारे परिवर्तन आ रहे हैं। अब देखिए, राजनीतिक आधुनिक दृष्टिकोण का जो पहला दृष्टिकोण है वो है विभेदी दृष्टिकोण या फिर विभेदन दृष्टिकोण। और ये दृष्टिकोण पता है किसने दिया है? ये दृष्टिकोण दिया है फ्रांसीसी दार्शनिक थे और सोशोलॉजर भी थे बहुत बड़े, एमाइल दुर्खिम। एमाइल दुर्खिम ने क्या कहा है कि जैसे जैसे राजनीति आधुनिक होती गई वैसे वैसे श्रम विभाजन बढ़ता गया, सामाजिक भेदभाव बढ़ते गए। ऐसे में सामाजिक विभाजन को, यानी कि आर्थिक समानता स्थापित करने के लिए, सामाजिक समानता स्थापित करने के लिए बहुत सारी संस्थाएं बनाई गई और इन संस्थाओं को अलग अलग भागों में बांट दिया गया, यानी कि सत्ता का बंटवारा कर दिया गया। जैसे आज संचार व्यवस्था है, शहरीकरण है, जनसंख्या है, जिसकी वजह से श्रम का बंटवारा हुआ है। तो ऐसे में ना सरकार के भी बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं जो इसके लिए कार्य कर रहे हैं। परिवार की भूमिका आज प्रतिबंधित हो गई है। आज नई नई संस्थाएं समाज में जन्म ले रही हैं। तो कहीं ना कहीं समाज ना पहले के मुकाबले अब क्या हुआ है, विकेंद्रीकृत हुआ है। समाज अब बटा है। आज सैनिक नेताएं, बुद्धिजीवी, नौकरशाह, राजनीति में बड़े बड़े अभिजात्य वर्ग और बड़े बड़े उद्योगपति महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। यानी कि समाज जो है वो स्तर में बट रहा है। अब राजनीति की आधुनिकीकरण का जो विभेदन दृष्टिकोण है वो ये क्या कह रहा है, एमाइल दुर्खिम क्या कहते हैं कि समाज का ना स्तरीकरण हो रहा है, समाज कई स्टेप में बढ़ता जा रहा है। आधुनिकीकरण का जो दूसरा दृष्टिकोण है वो धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण है। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ हम पहले ही जान चुके हैं कि राज्य और धर्म का आपस में कोई लेना देना नहीं होगा। सरकार धर्म के मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगी। हर एक व्यक्ति अपने धर्म के साथ साथ अन्य धर्मों का भी सम्मान करेगा। कोई व्यक्ति किसी भी धर्म का अपमानित नहीं करेगा। सेकुलरिज्म बोलते हैं इंग्लिश में से। तो धर्मनिरपेक्षता जब होगी तो समाज में संबंध गतिशील होंगे। ये मॉडर्निटी को दिखा रहा है। अगर आज भी हम धर्म से चिपके हैं, देखो हम अपने धर्म को माने कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम किसी के धर्म को अपमानित नहीं कर सकते। यही बात दूसरे पर भी लागू होती है कि वो अपना धर्म मान रहा है, ठीक है, फॉलो कर रहा है, ठीक है, लेकिन वो सामने वाले धर्म को, सामने वाले के भगवान को गलत नहीं कह सकता। तो ये बात दोनों को समझनी होगी। जब तक दोनों ये बात नहीं समझेंगे ना तो एक कीचड़ उठाते रहेंगे कौन, सियासी लोग, और हम लोग लड़ेंगे। तो धर्मनिरपेक्षता क्या है, व्यक्ति को पवित्र बनाती है। और जो बंदा
अपने धर्म का पालन कर रहा है लेकिन दूसरे धर्म की निंदा कर रहा है तो अपवित्र है। मैक्स वेबर जो कि जर्मन के सोशोलॉजर हैं, उन्होंने इस बात पर बताया भी है कि हमारी जो हर चीज़ है वो संस्कृति से प्रभावित हो रही है, लेकिन जब हम मॉडर्न होते हैं ना, आधुनिक होते हैं, तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें, ये सारी जो इमोशंस होते हैं वो हमारे पीछे हट जाते हैं और हम राजनीतिक विकास की बात करते हैं। रूस्टो ने भी यही बात कही है कि आधुनिकीकरण की जो प्रकृति होती है ना, इसमें बंदा अपने आप पर धीरे धीरे क्या करने लग जाता है, विश्वास करने लग जाता है और प्रकृति को कंट्रोल में कर लेता है। और जो बंदा अंधविश्वासी होता है वो प्रकृति पर निर्भर रहता है कि भगवान सब करेंगे। तो सबसे पहले क्या चीज़ होनी चाहिए, हमें प्रकृति को कंट्रोल करने की पावर होनी चाहिए। और वो कब हो सकता है, जब हमारे अंदर लॉजिकल चीज़ें हों। ऐसा मैं किसी एक धर्म के बारे में नहीं कह रहा, सारे धर्मों में ही ये सारी कमियां हैं और सब में ही सुधार की जरूरत है। तो धर्मनिरपेक्षता का अर्थ यही है, सेकुलरिज्म का मतलब यही है क्या, कि राज्य का धर्म से कोई लेना देना नहीं होगा। नियम विनियम, सरकारी संस्थाएं सब ऐसी होंगी जो सभी लोगों के लिए समान रूप से काम करें। सांस्कृतिक आधुनिकीकरण का मतलब इसी में मैंने रिलेट कर दिया धार्मिक वाले में, तो मुझे इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे धर्म के दृष्टिकोण में बदलाव आएगा वैसे वैसे संस्कृति में बदलाव आएगा। पहले इंसान वंशानुगत था कल्चर में। वंशानुगत मतलब बेटे के बाद, बाप के बाद बेटे को सारी संपत्ति, या बाप के बाद बेटे को सारी संस्थाएं मिलती थी। लेकिन आज क्या हो रहा है, खुली भर्तियां हो रही हैं। आज हर एक बंदे को अपॉर्चुनिटी मिल रही है। तो जैसे जैसे धर्म चेंज होगा वैसे वैसे संस्कृति चेंज होगी। संस्कृति का मतलब सिर्फ व्यक्ति की नहीं, संस्कृति का मतलब हम पॉलिटिकल कल्चर की बात कर रहे हैं, जिसकी बात हमने पहले चैप्टर में की थी। राजनीतिक आधुनिकीकरण का जो अगला दृष्टिकोण है वो है परंपरा से आधुनिकता की ओर। तो कौन कौन से दृष्टिकोण हमने पढ़ लिए, विभेदन दृष्टिकोण, धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण, सांस्कृतिक दृष्टिकोण, और हम बात करें परंपरा से आधुनिकता की ओर वाले दृष्टिकोण की। तो देखिए 18वीं शताब्दी से पहले का जो समाज था वो परंपरागत था, लेकिन 18वीं शताब्दी में जब औद्योगिकरण आया तो हम परंपरा से कहाँ पर आ गए, आधुनिकता की ओर आ गए। फिर 20वीं शताब्दी में तो हम तकनीकी युग में आ गए। 21वीं शताब्दी में हम हाई प्रोफाइल तकनीकी युग में आ गए हैं। अब इस युग के परिवर्तन से क्या हुआ, राजनीतिक चेंज हुई, आधुनिकीकरण चेंज हुआ, सामाजिक चेंज हुआ, आर्थिक चेंज हुआ, सांस्कृतिक, हर जगह पहलुओं में चेंज आने लगे और हमने कह दिया समाज क्या हो गया, मॉडर्न हो गया है। देखिए जब आर्थिक परिवर्तन आएंगे तो इंसान कहाँ आधुनिक होगा, कृषि से औद्योगिकरण की ओर जाएगा, औद्योगिकरण से शहरीकरण की ओर जाएगा, मीडिया का स्थापना होगी, सूचना की स्थापना होगी, शिक्षा तक सबकी पहुंच की बात की जाएगी, चिकित्सा का स्तर अच्छा होगा और हर एक बंदा डेमोक्रेसी के माध्यम से अपना पार्टिसिपेशन देगा देश को चलाने में। तो हम कहेंगे समाज आधुनिकता की ओर जा रहा है। जबकि पहले क्या था, एक ही व्यक्ति शासन कर रहा है, वो अपने हिसाब से अपने मनमर्जी से चला रहा है। अमेरिका के एक बहुत बड़े समाजशास्त्री हैं कार्ल ड्यूज, इन्होंने पार्सन्स के सिद्धांत के आधार पर इन्होंने काम किया है और पार्सन्स के सिद्धांत की बात हम पहले से कर चुके हैं। ये कहता है कि सामाजिक जो जुड़ाव है ना वो समाज में परिवर्तन के हिसाब से बदलता रहता है। जब देश औद्योगिकरण की ओर बढ़ते हैं, शहरीकरण की ओर बढ़ते हैं, तो राजनीति में ना जनता ज़्यादा से ज़्यादा भाग लेती है। क्यों? क्योंकि बहुत सारी संस्कृतियाँ एक साथ जुड़ जाती हैं नगरों में। शिक्षा में परिवर्तन आता है, सामाजिक नेटवर्क में परिवर्तन आता है और शहरीकरण जुड़ जाता है। ऐसे में व्यक्ति राजनीति के प्रति अपने आप जागरूकता आ जाती है उसके अंदर कि ऐसे चेंजेस आ रहे हैं तो क्यों आ रहे हैं। जब चार बंदे अलग अलग क्षेत्र से आए हुए बैठकर बात करते हैं तो उनकी संस्कृति जुड़ती है और वो राजनीति के रूप में जागरूक भी होते हैं। इसलिए कहा जाता है व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है। सिमोर मार्टन भी यही बात कह रहे हैं, उन्होंने भी यही तर्क दिया है, आधुनिकीकरण का मतलब है लोकतंत्र। जितने ज़्यादा लोग राजनीति के प्रति जागरूक होंगे उतने ज़्यादा बंदे राजनीति में पार्टिसिपेट करेंगे, जितने ज़्यादा लोग राजनीति में पार्टिसिपेट करेंगे उतना ही ज़्यादा उस देश की राजनीति शुद्ध होगी और वो देश उतनी तेज़ी से विकास के रास्ते पर चलेगा। और ऐसे में एक दिन न सिर्फ उस देश का एकीकरण होगा बल्कि पूरे विश्व का एकीकरण हो जाएगा, क्योंकि पूरे विश्व को एकीकरण करने की शक्ति सिर्फ राजनीति में है। तो तुलनात्मक राजनीति में विभिन्न विचारकों के जब हम अध्ययन करते हैं तो हम ये पाते हैं कि कुल मिलाकर जब हम प्राचीन परंपराओं से आधुनिकीकरण की ओर जाते हैं तो न सिर्फ अर्थव्यवस्था बल्कि सामाजिक रूप से भी, राजनीतिक रूप से भी, सभी संस्थाओं में हर एक स्तर पर चेंजेस आएगा। जब राजनीतिक आधुनिकीकरण इतना अच्छा है तो फिर इसकी आलोचना क्यों की जाती है भाई? तो देखिए राजनीतिक आधुनिकीकरण की हम आलोचना इसलिए करेंगे, बहुत सारे विचारक ये 1960 के बाद से ही राजनीतिक आधुनिकीकरण की आलोचना होने लग जाएगी। लोग ये कहेंगे आधुनिकीकरण वगैरह कुछ नहीं है, ये तो समाज का नियम है कि समाज टाइम टू टाइम चेंज होता है। कुछ लोग कहेंगे नहीं और वो इसके लिए अलग फिलॉसफी देंगे। जैसे पहला जो थ्योरी है वो है निर्भरता का सिद्धांत। जब हम निर्भरता के सिद्धांत की बात करते हैं तो ये सिद्धांत इसलिए पेश किया गया क्योंकि इसने आधुनिकीकरण के सिद्धांत की आलोचना करी। इस सिद्धांत का ये कहना है कि आर्थिक विकास सामाजिक गतिशीलता को बढ़ाता नहीं है। देखिए आधुनिकीकरण क्या कह रहा है
कि अगर आर्थिक विकास होगा तो समाज की गतिशीलता बढ़ेगी। लेकिन निर्भरता का सिद्धांत पता क्या कह रहा है, आर्थिक विकास से जरूरी नहीं है समाज की गतिशीलता बढ़े। आज औद्योगिकरण ने पता क्या करा है, छोटे छोटे देशों को गरीब कर दिया है, छोटे देशों की संस्कृति खत्म हो गई है, छोटे देशों की अर्थव्यवस्था खत्म हो गई है। ये विकसितता का सिद्धांत नहीं, ये तो अविकसितता का सिद्धांत है। लेकिन फिर भी हम ये कह सकते हैं कि राजनीतिक आधुनिकीकरण की इतनी आलोचना भी ठीक नहीं है और निर्भरता के सिद्धांत की भी आलोचना की गई और ये कहा गया कि ब्राज़ील जैसे देश, अर्जेंटीना जैसे देश, ये लोग ना विकसित देशों की सहायता से ही आगे बढ़े हैं। तो निर्भरता का सिद्धांत क्या कहता है भाई, निर्भरता का सिद्धांत कुल मिलाकर ये कहता है कि जो अविकसित देश हैं वो विकसित देशों पर निर्भर हैं और ऐसे में कोई ज़रूरी नहीं उनका विकास हो, लेकिन इसकी भी आलोचना की जाती है। आधुनिकीकरण की आलोचना का दूसरा दृष्टिकोण है गंभीर परिवर्तनीय दृष्टिकोण। ये कह रहा है कि ये भी वही वाली बात कहेगा कि जैसे जैसे औद्योगिक व्यवस्था फलेगी फूलेगी तो हम कहेंगे आधुनिकीकरण हो रहा है, लेकिन नहीं, आधुनिकीकरण ने भेदभाव को ही बढ़ावा दिया है, आर्थिक असमानता को ही बढ़ावा दिया है, गरीब गरीब होते गए और अमीर अमीर होते गए। अगर ये आधुनिकीकरण है तो हम इस आधुनिकीकरण को नहीं मानते। तीसरा जो इसकी आलोचना करी गई है वो ये बात की गई है कि पूरा विश्व दो भागों में बंट चुका है और ऐसे में इन्होंने 3 स्तर पर चर्चा की गई है। पहले स्तर पर जो चर्चा की गई है वो विचारों से आलोचना की गई है। किससे आलोचना की गई है? विचारों से। इन्होंने ये कहा है, देखिए द्विबीजपत्री का मतलब होता है दो तरफ से विभाजन, और विचारों के आधार पर आलोचना ये कहा जाता है कि नस्लवाद बढ़ा, आधुनिकीकरण आज भी है तब भी नस्लवाद चल रहा है, तो उसे ख़त्म करना चाहिए, क्यों नहीं हुआ अब तक। विद्वानों ने यह भी तर्क दिया आधुनिक होने का मतलब ये नहीं है कि हम पश्चिमी कल्चर पर चल रहे हैं, लेकिन पश्चिम ने नियम ऐसे बना दिए हैं कि आज हर एक बंदा वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करना चाहता है, यानी कि आधुनिकता संस्कृतियों को लोप कर रही है, छोटे देशों की संस्कृति को खो दे रही है। ये वैचारिक आलोचना है, इसके बारे में आप पढ़ोगे तो इसका अर्थ यही निकलेगा। आनुभाविक आलोचना क्या कहता है? इन्होंने क्या करा है, इन्होंने राजनीतिक आधुनिकीकरण के सिद्धांतों की इन्होंने भी आलोचना करी है। इन्होंने भी कहा है कि आधुनिकीकरण के जो सिद्धांतकार है ना, इन्होंने व्यवहारिक स्तर पर नहीं देखा है क्या हुआ है। जब ये व्यवहारिकता पर ध्यान देंगे ना तो इन्हें समाज में असमानताएं दिखेंगी, राजनीतिक व्यवस्था में असमानताएं दिखेंगी, और इसी प्रकार से मेटा सिद्धांतिक लोग भी यही कहेंगे। ये आलोचना करने पर ये भी गतिविधियों की बात करेंगे और एमाइल दुर्खिम जैसे लोग इसमें सबसे महत्वपूर्ण रहेंगे। तो ये 2-3 लाइन की बात है। तो अगर क्वेश्चन ये आता है कि आधुनिकीकरण की आलोचना क्यों की जाती है तो आप इसका आंसर देने में सक्षम हैं। लास्ट में चैप्टर में जो एक पैराग्राफ बचता है वो ये बचता है कि तीसरे विश्व के देशों में राजनीतिक व्यवस्था। तो देखो भाई, मैंने आपको पहले बता दिया था कि जब हम 3 दुनिया की बात करते हैं तो पहली दुनिया का मतलब है अमेरिका, दूसरी दुनिया का मतलब है सोवियत संघ, और तीसरी दुनिया का मतलब है वो देश जो दूसरे विश्व युद्ध के बाद आज़ाद हुए, जिन्होंने दोनों महाशक्तियों से अपने आप को अलग रखा, एशिया, अफ्रीका, लतीनी अमेरिका के गरीब देश। तो जब हम तीसरे विश्व में राजनीतिक व्यवस्था की बात करते हैं तो इसमें से अधिकतर देश लोकतंत्र को अपनाना चाहते हैं और लोकतंत्र की राह पर आगे बढ़े भी हैं। अधिक से भारत जैसे देश जो हैं ये इनके अगुआ रहे हैं जिन्होंने डेमोक्रेसी को बढ़ावा दिया है। ये भी धर्मनिरपेक्षता के रास्ते पर चले हैं, इन्होंने भी औद्योगिकरण को बढ़ावा दिया है, इन्होंने भी आर्थिक समानता को बढ़ावा दिया है, इन्होंने भी नीति प्रक्रिया को बढ़ावा दिया है, नागरिक संस्कृति को बढ़ावा दिया है। लेकिन फिर भी हर देश पर प्रभाव एक जैसे नहीं पड़े हैं। कुछ देशों में लोकतंत्र सफल हो पाया, कुछ देशों में संविधान तंत्र सफल हो पाया, जबकि कुछ देशों में सत्तावादी शासन रहा, कुछ देशों ने कम्युनिस्ट को फॉलो कर लिया, उन्होंने सोवियत संघ के साथ गठबंधन कर लिया, वहाँ पर तानाशाही शासकों की स्थापना हुई जैसे कि चीन। ये तीसरे विश्व के देशों में राजनीतिक व्यवस्था रही है। तो हम पाकिस्तान जैसे देशों में आज भी सैनिक शासन है, तो हर जगह डेमोक्रेसी सफल नहीं हुई है। तो मुझे लगता है इस पैराग्राफ से कोई क्वेश्चन आएगा। तो इस चैप्टर में सिर्फ इतना ही है, आगे चैप्टर का निष्कर्ष दिया गया है। आई होप सो हमें ये चैप्टर समझ में आया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे 3rd चैप्टर में।